अच्छा जी। राइट, सो अब तक हमने वेक्टर स्टार्ट किए थे, और वेक्टर्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी कि लाइक वेक्टर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी डिफरेंट फील्ड्स या डोमेन्स में काम करने वाले वेक्टर्स को किस तरह व्यू करते हैं। और अल्टीमेटली हमने ये देखा था कि चाहे आपके पास जिस किस्म का भी डाटा हो, आप उसको इन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ट्रांसफॉर्म किस तरह किया जा सकता है, और उसकी जो सबसे बुनियादी एग्जांपल थी वो थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी अहमियत इसलिए थी कि अगर आपके पास एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने का मैकेनिज्म आ गया, तो फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि लेट्स से अगर आपके पास बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आपको इस बात में इंटरेस्ट है कि लेट्स से मेरे पास डिफरेंट आपके पास एक डाटा सेट है जिसमें लेट्स से 100 घर हैं, और आपने 100 घरों से मुराद ये कि 100 वेक्टर्स हैं। उनकी आपने इस तरह की रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है जो कि इन सम सेंस आपके लिए किसी फॉर्म में यूजफुल हो। तो अब उन 100 वेक्टर्स को आपने कैसे ट्रांसफॉर्म करना है आपको ये पता होनी चाहिए, और उसके लिए सबसे बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन किस किस्म की होती हैं वो हमने देखा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सो अब ये कि मैंने अपने डाटा को लेट से किसी एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफॉर्म कर भी दिया यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब उन उस ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो हम उनके प्रॉपर्टीज में सबसे बुनियादी जो है वो डिटर्मिनेंट कहलाती है। अब मैं आपको बता इस तरह रहा हूँ कि शायद यानी मैं आपको ज्योमेट्रिकली इंट्यूशन देना चाहता हूँ, यानी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपने डिटरमिनेंट शायद पढ़ा भी होगा लीनियर अलजेब्रा में या कैलकुलस में, मगर इस नजरिए से पढ़ना चाहिए कि डिटरमिनेंट होता क्या है। ये डिटर्मिनेंट आपके पास डाटा को एक डोमेन से दूसरी डोमेन में जिस तरह आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उस ट्रांसफॉर्मेशन यानी उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रॉपर्टी है। ठीक, और ये क्या नापती है आज हम इसको देखेंगे। सो लेट्स से अच्छा, सो इन जनरल हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, हमने देखा था कि बास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की होती हैं जो कि लेट्स से ये जो स्पेस होती है इसको एक्सपैंड करती हैं, 2D स्पेस, और बास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की होती हैं जो कि उसको कंप्रेस कर देती हैं। तो अब हमने देखना ये है कि लेट्स से कोई भी एक मेरे पास एरिया हो, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो उसको किस तरह एक्सपैंड या कंप्रेस करती है। सो लेट्स से आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है 3002। अब ये कर क्या रही है, अगर आप देखें तो ये एक यूनिट, मतलब लेट्स से इसका जो आई हैट है वो है 30 पे, और इसीलिए उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो है 30, ठीक है। और इसी तरह जो जे हैट है वो है 02 पे, इसीलिए उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो फर्स्ट कॉलम है वो सेकंड कॉलम है वो है 02। और इसने किया क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन ने कि आई हैट को 3 गुना एक्सपेंड किया और जे हैट को 2 गुना एक्सपेंड किया। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये कि लेट से ये जो 1 क्रॉस 1 का आपके पास यूनिट स्क्वायर है आई हैट और जे हैट को मिला के जो बनता है, वो अब इन सम सेंस 6 गुना बड़ा हो गया। ठीक है, यानी एक डायरेक्शन में आपके पास यानी जो स्क्वायर था उसकी एक डायरेक्शन में एक्सपेंशन है 3 टाइम्स, दूसरी दूसरी डायरेक्शन में 2 टाइम्स। ठीक है। सो इसी तरह एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या कर रही है, ये आई हैट और जे हैट का जो 1 यूनिट स्क्वायर है उसको टिल्ट कर रही है, मगर वो टिल्ट इस तरह हो रहा है कि वेल आई हैट तो उधर ही है, जे हैट ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, यानी आई हैट इस वक्त 10 पे ही है। ठीक है, यानी ये जो ग्रीन पॉइंट था ये इस वक्त 10 पे ही है, जो जे हैट था वो अब 11 पे चला गया। ठीक है। सो अब अगर तो मैं आई हैट जे हैट को इधर लेके जाऊं, ठीक है, यानी आई हैट प्लस जे हैट करूं, या मतलब जे हैट प्लस आई हैट करूं, तो ये वाला पॉइंट आता है। ठीक है। सो ये जो एरिया है, अब एरिया इन इटसेल्फ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ऑल्दो जे हैट की पोजीशन चेंज हुई है, मगर जो यूनिट एरिया है ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जो आई हैट और जे हैट का एरिया था वो बिल्कुल वैसा है जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आई हैट और जे हैट की नई लोकेशंस आ रही हैं
उनको अगर मैं स्पैन करूं तो वो जो एरिया है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन ने एरिया को चेंज नहीं किया, ठीक है। इसलिए कि पैरेललोग्राम का एरिया अगर आप देख लें तो 1x1 ही रहेगा। सो ये तो दो किस्म की एग्जांपल होंगी। एक तो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन थी जो कि यूनिट एरिया को एक्सपेंड कर रही थी, दूसरी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की थी जो कि बेसिस वेक्टर्स तो चेंज कर रही थी मगर उसमें एरिया इन इटसेल्फ चेंज नहीं हो रहा था। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको ये पता है कि आई हैट और जे हैट का जो यूनिट स्क्वायर है, सॉरी स्पेस नहीं दबानी। अगर आपको ये पता है कि आई हैट और जे हैट का जो लेट से 1x1 का जो स्क्वायर रीजन है ये किस तरह चेंज हो रहा है, तो आप इससे ये इन्फर कर सकते हैं कि कोई भी एरिया या कोई भी स्क्वायर कैसे चेंज हो रहा होगा। इसलिए कि हमारे पास जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पिछले लेक्चर में बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी वो ये थी कि मतलब इसमें ग्रिड लाइंस पैरेलल रहती हैं और इवन स्पेस रहती है, ठीक है। सो आई हैट और जे हैट से जो मतलब लेट से 1x1 का स्क्वायर था, जिस तरह ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसी तरह लेट से ये बड़ा बड़ा जो स्क्वायर है ये भी इसी तरह ट्रांसफॉर्म होगा। इससे मुराद ही क्या है, लेट से अगर मेरे पास मैं इसको फॉरवर्ड मूव करता हूँ और मेरे पास लेट से जो 1x1 का स्क्वायर था, सो लेट से मेरे पास ये जो 1x1 का स्क्वायर था इसका इन सम सेंस साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। यानी ये पहले लेट से अगर इसका साइज 1 था तो अब मैं इसका अंदाजा लगाऊं तो 1.5 टाइम्स शायद साइज बढ़ गया इस एरिया का। मगर ये जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि न सिर्फ इसका 1.5 टाइम्स साइज बढ़ा है, जो बाकी थे लेट से ये वाला जो था इसका भी पहले के मुकाबले में 1.5 टाइम्स साइज बढ़ा होगा। यानी जितने भी स्क्वायर्स हैं वो आपस में सेम रेशो से उनका साइज बढ़ रहा है, इसलिए कि ग्रिड लाइंस मेरे पास पैरेलल हैं और इवन स्पेस है, ठीक है। सो अगर मैं इसको दोबारा मूव करूं तो यानी जिस तरह एक उसका साइज बढ़ रहा है जितना जिस प्रोपोर्शन से उतना ही बाकी स्क्वायर्स का भी साइज बढ़ रहा है। पहले के मुकाबले में जो नए स्क्वायर्स हैं आपस में सेम रेशो से चेंज हो रहे हैं। अब इसकी मतलब इसकी अच्छी बात यह है कि मैं किसी भी एक रीजन को छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर सकता हूं और फिर मैं कहूंगा कि एक छोटा स्क्वायर जिस हिसाब से चेंज हो रहा है पूरे के पूरे लेट से किसी भी ब्लॉक में जितने मर्जी स्क्वायर्स आ रहे हैं वो भी सारे के सारे उसी रेशो से चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो फैक्टर है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आई हैट और जे हैट का जो यूनिट स्क्वायर था उसको कैसे चेंज करती है, ये फैक्टर मेरे पास डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है, यानी लेट से मेरे पास जो 1x1 का स्क्वायर था अब ये इन सम सेंस इसका जो एरिया था ये 6 गुना बढ़ गया, ठीक है। सो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इन सम सेंस 6 आएगा, ठीक है। और 6 कैसे आएगा वो एक तो आपने वैसे फॉर्मूला याद किया होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सही, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 6, ठीक है। सो ये तो एक तो आपने वैसे रट लिया होगा मगर ये कि रटने से ज्यादा अच्छा इसकी इंट्यूशन ये है कि डिटर्मिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो प्रॉपर्टी है जो कि आपको ये बताती है कि एक मतलब जो आई हैट और जे हैट का जो स्पैन्ड एरिया था वो कितने टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इस तरह है। इसी तरह की दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका डिटर्मिनेंट 2 है। इससे मुराद ये है कि मतलब आई हैट और जे हैट की जो नई लोकेशंस हैं वेल वो अगर आप देखें तो -1 मतलब ये लेट्स से ये ओरिजिन था तो अब इसकी लोकेशन है -1 ठीक है। सो -1 और -1। इसी तरह जो जे हैट है उसकी लोकेशन है 1 -1, ठीक है। सो 1 और -1। अब इनका जो स्पैन्ड एरिया बन रहा है, ठीक है, यानी मैं आई हैट प्लस जे हैट करूं यानी ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट प्लस ट्रांसफॉर्म्ड जे हैट, तो ये बेसिकली ये वाला स्क्वायर बनता है। और ये जो स्क्वायर है जो अगर आप इसका वैसे ही साइज देखने में भी देखें तो मतलब इस एक स्क्वायर के मुकाबले में
या किसी भी एक छोटे स्क्वायर के मुकाबले में अब ये जो बड़े मतलब येलोइश रीजन का साइज है ये तकरीबन 2 गुना है। और 2 गुना कैसे है? वेल सो इसका हम अभी यानी ये इसकी इंटरप्रिटेशन में बाद में आता है कि AD माइनस BC क्यों है, ठीक है, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 और -1 मल्टीप्लाई -1 क्यों है। अच्छा, इसी तरह लेट्स एक और ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसमें जीरो मतलब इसके जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो लैंड हो रहे हैं जीरो और माइनस सॉरी इसके जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो लैंड हो रहे हैं वेल आई हैड किधर लैंड हुआ है, ये लैंड हुआ है 0 -1.5, ठीक है। सो जीरो इधर है और ये -1 है और ये -1.5 है, ठीक है। इसी तरह जो जे हैड है वो किधर लैंड हुआ है, वो लैंड हुआ है 2 1 पे, ठीक है। सो इस वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जे हैड के वो है 2 और 1। इसका जो अगेन डिटर्मिनेंट बन रहा है वो 3 है और इसका मतलब ये है कि जो नए ट्रांसफॉर्म बेसिस वेक्टर्स हैं उस उनका साइज पिछले के मुकाबले में 3 गुना बढ़ गया। और अब ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपके पास किसी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइज मतलब ये जो इस तरह की भी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एग्जिस्ट कर सकती है जो कि आपके सारी की सारी स्पेस को एक लाइन पे मैप कर दे, ठीक है। और ये कैसे मैप कर दे? वेल वो ऐसे मैप करे कि अगर आपके पास से 4 2 और 2 1 है। सो अब यहाँ पर हुआ ये कि जो बेसिस वेक्टर है वो एक तो है 4 2 पे यानी 1 2 3 और 4 और 2, सही। सो ये आई हैट बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक है। जो जे हैट है वो आपके पास है 2 1 पे यानी 1 2 और 1। सो जे हैट आपके पास इधर है। अब चूंकि ये दोनों वेक्टर्स 2 लेक्चर पहले की टर्मिनोलॉजी में लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट कैसे हैं कि मेरे पास एक वेक्टर दूसरे का स्केल्ड वर्जन है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैट इज यानी ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट इज 2 टाइम्स ट्रांसफॉर्म जे हैट, ठीक है। या ट्रांसफॉर्म जे हैट इज 0.5 टाइम्स ट्रांसफॉर्म्ड आई हैट। बहरहाल चूंकि ये एक दूसरे का स्केल वर्जन है, अब ये दोनों के दोनों लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब मैं जितना मर्जी नो ट्रांसफॉर्म आई हेड को किसी एक स्केल से मल्टीप्लाई करूं, ट्रांसफॉर्म जे हेड को किसी एक दूसरे स्केल से मल्टीप्लाई करूं, जितना मर्जी मैं कर लूं लीनियर कॉम्बिनेशन के बना लो, मैं लाइन पे ही रहूंगा, अब लाइन से बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो अब इसको कहने का दूसरा तरीकाकार ये है कि इसका डिटरमिनेंट आपके पास 0 आ रहा है, इसलिए कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0। सो 0 का मतलब ये है कि आपके पास पहले जो अगर 2 डायमेंशन थी तो अब या तो 1 डायमेंशनल मैप हो जाएगी या ये कि पॉइंट पे भी यानी डायमेंशन कम हो गई, यूं समझ लें आपके पास, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ने आपकी जो डायमेंशन थी उसको कम कर दिया। कितना कम कर दिया ये हम बाद में आएंगे, मगर ये कि बहरहाल फिलहाल इस दफा हुआ ये कि जो 2D की 2D मतलब वो थी स्पेस, वो सारी की सारी कोलैप्स हो गई है ऑन टू अ लाइन। सो सॉरी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ये यानी अगर आप देखें तो ये मतलब मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर अप्लाई करूं तो होता ये है कि वो 2D की मतलब कोई भी आप पॉइंट ले लें, यानी आप यूं इमेजिन करें इसको कि मैं कोई भी एक पॉइंट उठा लें। सो लेट्स से ये वाला जो पॉइंट था ये पहले इधर था, ठीक है। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे वो -4 0, ठीक है। यानी 2D स्पेस में कोई भी पॉइंट उठा लें, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगी यानी इस मैट्रिक्स से -4 और 0 को, तो उसका आंसर क्या आएगा? नहीं, इस मैट्रिक्स के साथ -4 0 को मल्टीप्लाई करें, वैसे इस मैट्रिक्स के साथ -4 जब -4 0 मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर आएगा -16, यानी x आएगा -16 और y क्या आएगा -8, सही, -16 -8, ठीक है। और इससे मुराद ये कि -16 -8 सो इससे मुराद ये -16 -8 से मुराद ये है कि आप वो जो पॉइंट था ना लेट्स से जो भी था कौन सा था, -4 0 था। सो -4 0 जो था अब -16 8 पे चला गया, यानी क्या कहेंगे -16 कहीं इधर जाएगा और 8 आप देखेंगे, यानी ये मतलब वो इसी लाइन पे लाया कर रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, समवेयर अराउंड हियर। और आप देखें तो ये मतलब ये लग भी रहा है इसलिए कि ये माइनस मतलब ये इसको चलते जाएंगे नहीं, 16 स्टेप्स आप लेफ्ट पे लेंगी -16 और फिर 8 स्टेप्स आप
मतलब -8 आना चाहिए, -16 -8 आना चाहिए, नहीं मैं इसको -40 को मल्टीप्लाई करूं, सो आंसर क्या आना चाहिए, -4, हाँ सही है, सो -16 -8 आएगा, ठीक है। सो -16 -8 अगर आप करेंगे तो लेफ्ट साइड पे -16 चलें और फिर 8 टाइम्स नीचे चलें तो आपके पास इस लाइन पे कोई ना कोई पॉइंट आ रहा होगा। अलगर्ज ये कि आप पूरी की पूरी 2D स्पेस में कोई भी एक पॉइंट ले लें, यानी इस पूरी की पूरी 2D स्पेस में कोई भी एक पॉइंट ले लें, आप उसको अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस लाइन पे ही आएगा। मतलब बेशक इसको घर जाके इसको ट्राई करके भी देख लेना, ठीक है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की है कि जो जो जिसको आप जो मर्जी एक्स वाई के कोऑर्डिनेट दे दें, आप उसकी जो आउटपुट देखेंगे वो इसी लाइन पे कोई ना कोई एक पॉइंट आ रहा होगा, ठीक है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन करती है कि ये 2D स्पेस को कोलैप्स कर देती है ऑनटू 1D लाइन। अब मैंने अगर देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा, वो मैं यानी न्यूमेरिकली इस तरह दिखूंगा कि मैं देखूंगा कि अगर तो डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह कर रही है जो कि 2D को 1D में ला रही है, या 1D को एक पॉइंट में भी ला सकती है, मैं बाद में बताता हूँ कैसे। और ये सेम स्टोरी 3D में भी चलती है, सो उसमें हम अभी बाद में आते हैं। मगर ये कि बहरहाल ये जो डिटरमिनेंट 0 है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है कि एरिया अगर 0 है, इसका मतलब ये कि आपके पास जो पूरी की पूरी 2D स्पेस थी वो ऑन टू स्मॉलर डायमेंशन कोलैप्स हो गई है। यार ये बातें मैं इसलिए अभी कर रहा हूँ, वो होता ही है कि अगर आप आगे से नहीं अब मैं उसको मशीन लर्निंग उसमें देखता हूँ ना, तो आपको पता चलेगा कि आगे जाके ये कितनी यूजफुल है। अभी मैं आपको इनकी यूजफुलनेस, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी इस वक्त नहीं बता रहा, मगर ये कि 5-6 लेक्चर्स अगर आप सबर करें तो सेशन 1 के बाद जाके इसकी एप्लीकेबिलिटी पता चलेगी, ठीक है। तो इसको अभी आप इसको ना बस यूं समझ लें, ज्योमेट्रिकली हजम करते जाएं, ठीक है। इसी तरह एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, वेल वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 0 0 0 0। ये क्या करती है, वेल डिटरमिनेंट तो उसका भी 0 है, ठीक है। AD माइनस BC करेंगे 0 आएगा, मगर अब ये कर क्या रही है कि मैं इसको कोई भी एक पॉइंट दूं एक्स वाई, जो मर्जी दूं पूरी 2D स्पेस में, वो आंसर वो क्या क्या करेगी, उसका आंसर 0 0 ही आएगा। यानी कि पूरी की पूरी 2D स्पेस एक पॉइंट में कोलैप्स हो गई है। डिटरमिनेंट इस केस में भी 0 है, यानी आपके पास डिटरमिनेंट 0 होने का ये मतलब नहीं है कि 2D स्पेस 1D लाइन पे आ गई है, 2D स्पेस पॉइंट मतलब एक पॉइंट पे आ गई है। डिटरमिनेंट 0 होने का मतलब ये है कि बस एरिया 0 है, और एरिया चाहे लाइन है उसका भी 0 होता है, एरिया चाहे डॉट है उसका भी 0 होता है, ठीक है। ये जो है मतलब ये चीज कहलाती है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें मैं बाद में आऊंगा कि ये मतलब अगर नापना हो कि 2D स्पेस 1D में गई है या 2D स्पेस एक पॉइंट पे गई है, तो मतलब इसका क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कि रैंक एक जगह अगर लाइन पे गई है तो रैंक 1 है, अगर पॉइंट पे गई है तो रैंक 0 है। मगर इस पे मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। डिटरमिनेंट इस चीज को नहीं नापता कि आउटपुट डायमेंशन का साइज क्या है। डिटरमिनेंट सिर्फ ये नापता है कि डायमेंशन कम हुई है या नहीं। अच्छा, इसमें एक और इशू ये है कि मतलब आपके पास डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और डिटर्मिनेंट नेगेटिव होने का मतलब ये है कि आपके पास जो ओरिएंटेशन थी आई हैट और जे हैट की, वो उलट गई है। अब ये फॉर एग्जांपल अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मतलब एक सैंपल ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की है जो कि आपके पास स्पेस को फ्लिप कर रही है। स्पेस फ्लिप होने से क्या मुराद है कि लेट्स से अगर आई हैट, यानी इसमें आई हैट और जे हैट की ओरिएंटेशन उलट गई है, यानी इस वक्त शुरू में जे हैट क्या कहेंगे काउंटर क्लॉकवाइज था आई हैट के, मगर अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह करती है कि जे हैट को उठा के क्लॉकवाइज ले आती है, यानी उसकी पहले अगर लेफ्ट पे था अब राइट पे आ जाती है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की है जो कि ओरिएंटेशन को फ्लिप कर रही है, ठीक है। सो इस केस में आपका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नेगेटिव होगा, लाइक -5 होगा, और मगर ये कि जो साइज होगा वो तो 5 टाइम्स ही बढ़ रहा है, मगर ये आपके पास जो नेगेटिव वो है नंबर, ये आपको ये शो कर रहा है कि पहले अगर जे हैट आई हैट के क्या कहेंगे लेफ्ट साइड पे था, तो अब ये करने के बाद जो जे हैट है वो आई हैट के राइट साइड पे आ गया। सो नेगेटिव नंबर सिर्फ आपको ये शो कर रहा है कि ओरिएंटेशन उल्टी है, मगर जो फैक्टर है स्केलिंग का वो उतने का उतना है, ठीक है। और इसकी एक और इंटरप्रिटेशन इस तरह की जा सकती है कि मैं अगर लेट से ये कहूँ कि मैं आई हैट मतलब जे हैट को मैंने फिक्स रखा हुआ है, आई हैट को मैं मूव कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता,
तो अगर आप देखें तो इसका अगर डिटरमिनेंट देखते जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, तो एक पॉइंट पे जाके लाइन पे जीरो होगा और फिर नेगेटिव होता रहेगा। और वो नेगेटिव इसलिए होता रहेगा कि मेरे मेरे यानी ये जो आई हैट है वो उसने जे हैट की डायरेक्शन को क्रॉस कर लिया। सो एक तो इसकी क्या कहेंगे कंप्यूट या न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन इस तरह बनती है कि अगर आपके पास लेट से ये वेक्टर है जो कि इस वक्त क्या कहेंगे अगर ये 1 था, सो ये लेट से 0.5 1 पे है, ठीक है। सो आई हैट 0.5 1 पे है और जे हैट है वेल 0 1 पे। सो 0.5 1 और 0 1, अगर आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो आपके पास ये वाला नंबर आ रहा होगा। मगर अगर आप इसको कम करते जाएं यहाँ तक कि आप जब तक आई हैट को जे हैट के बराबर ले जाएंगे, ठीक है, तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। और डिटरमिनेंट जीरो होने से मुराद ये है कि वेल आई हैट और जे हैट अगर सेम हो, यानी दोनों की वैल्यू 0 1 हो, तो इससे मुराद ये है कि भाई वेल 0 1 का अगर आप डिटरमिनेंट लें तो 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0। सो इस वक्त जाके आपके पास डिटरमिनेंट 0 होगा। और फिर अगर आपने मजीद उसको करना है तो आप देखेंगे कि डिटरमिनेंट आपके पास नेगेटिव में स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपने नेगेटिव में देखना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करनी है, तो आप लेट से इस पॉइंट पे अगर मैं रोकता हूँ तो आप देखें कि आई हैड नेगेटिव समथिंग और एक नेगेटिव लेट से 0.5 और 1 है, और जे हैड है वॉट 0 1। तो अगर आप इस मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट लेंगे विच इज -0.5 1 पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में 0 1, तो आपके पास देखेंगे इसका नेगेटिव आएगा। यानी वो सिर्फ इसलिए कि मैं एक जे हेड को फिक्स रख के अगर मैं आई हेड को मूव करता रहूं तो कंप्यूटेशनली उसका जो डिटरमिनेंट का ग्राफ है वो इस तरह बन रहा होगा। सो नेगेटिव मेक सेंस। और ये कब तक नेगेटिव रहेगा बाय द वे? जब तक यानी ये वापस, यानी इसने वापस भी तो आना है ना ऑब्वियसली। सो अगर आप देखेंगे तो जब ये इससे नीचे जाएगा तो वो वापस आना शुरू होगा, या यूं कहें कि जब ये आई हैट आपके पास इस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है, तो तब ये जाके सबसे मिनिमम वैल्यू अचीव कर लेगा। आई गेस सो, अब मुझे कंफर्म नहीं, मगर इसको बेशक ट्राई करके देखा जा सकता है, ठीक है। मजीद जब इधर जाना शुरू होगा तो ये मजीद ऊपर आएगा, इधर आके इस पॉइंट पे डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। और इस वो पॉइंट उस वक्त होगा जब आई हैट आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक हो, ठीक है। यानी इस पॉइंट से लेके जब आई हैट मूव होता 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 बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर तो नहीं पैरेलल आ जाएगा, तब वंस अगेन अगर आप देखें आई हैट के क्या होगा, वेल 0 -1 और 1 0। सो नहीं सॉरी 0 -1 और 0 1, अगर आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे आपके पास डिटरमिनेंट जीरो आएगा। यानी अगर आई हैट ऊपर है और जे हैट यानी उसकी सॉरी जे हैट ऊपर है और आई हैट नीचे, तो आपके डिटरमिनेंट अगेन जीरो आएगा। जिसका मतलब कि आप इधर मूव कर जाएंगे। और फिर अगर आप उसको आगे लेके जाएंगे तो फिर आप देखेंगे अगर आई हैट इधर कहीं आएगा तो फिर डिटरमिनेंट वापस पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने की सेंस बनती भी है इसलिए कि अब जे हेड अगर पहले काउंटर क्लॉकवाइज था आई हेड के, तो अब वो वापस आ गया, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर आप इसको चाहें तो ग्राफ प्लॉट करके देख भी सकते हैं। अच्छा, सो अब आ जाते हैं हम मतलब डिटर्मिनेंट पे इन 3D। यानी अगेन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है। और अब ये देखते हैं कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की है जो कि 3D स्पेस में, तो उसका क्या मतलब है। सो वंस अगेन स्टोरी सिंपल की सिंपल है। अगर मैं इधर 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर देखता था 2D में, तो अब मैंने 1 क्रॉस 1 का एक क्यूब देखना है, ठीक है। सो लेट्स से आपके पास इस तरह का अगर कोई 3D स्पेस है, उसमें 1 क्रॉस 1 का एक क्यूब है, तो अब अगेन कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो कि 3x3 की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और वो क्या करेगी, वो आपके पास इस क्यूब को इस तरह ट्रांसफॉर्म करेगी कि एरिया इसका या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या इन सम सेंस जीरो हो जाएगा। और लेट्स से आपके पास अगर इसका कोई एरिया बढ़ के, सो ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड तो उसको नहीं कहते, उसको पैरेलल पाइपेट बोलते हैं। और इसमें और इसका जो लेट्स से जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आप उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो ये आपके इस पैरेलल पाइपेट का वॉल्यूम दे रही होगी, ठीक है। सो और वॉल्यूम कैसे दे रही होगी, सो लेट्स से ये जो पहला वेक्टर है ये आई हैट है। वंस अगेन आई हैट से मुराद है कि ग्रीन में अगर आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रीन का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं
1.50। इसी तरह जो पिंक है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी जे हैट का जो ट्रांसफॉर्म वर्जन है उसके 010, और इसी तरह ये जो के हैट है यानी थर्ड एक्सिस पे उसके यानी ब्लू जो वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0.501। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये बेसिकली कोई ना कोई एक नंबर आएगा, और वो नंबर वेल कैसे आएगा इसकी तो स्टोरी बाद में, और ये बाय द वे ये मैं इसमें बताने का मकसद नहीं है। जो नंबर आएगा वो सिर्फ आपको ये शो कर रहा होगा कि 1 क्रॉस 1 का जो क्यूब था अब वो जिस पैरेलल पाइपेट में ट्रांसफॉर्म हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है। और वंस अगेन अगर आपको ये पता है कि 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो आप कोई भी एक एरिया में आपको बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले में अब चाहे वो एक एलिप्टिकल कोई रैंडम शेप है उसका साइज कितना बड़ा है। और बाय द वे इसमें भी अगेन सेम स्टोरी है, यानी आपके पास इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है जो कि आपको एक क्यूब से यानी उस क्यूब को एक प्लेन में ट्रांसफॉर्म कर दे। ठीक है, यानी सारी की सारी अच्छा अब ये जो हुआ है इसमें ये हुआ है कि ये वॉल्यूम 0 हो गया। ठीक है, इसलिए कि ऑब्वियसली जो प्लेन होता है वेल प्लेन का वॉल्यूम तो 0 होता है। ठीक है, यानी अब ये 3D से मैं 2D प्लेन पे आ गया हूँ। और 2D प्लेन में कैसे आया हूँ, इसलिए कि ये जो तीनों के तीनों वेक्टर्स हैं अगर आप देखें ये एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सही है। और ये प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इससे क्या मुराद है, यानी आई हैट जे हैट और के हैट ये एक प्लेन पे लाई करने से मुराद ये है कि मैं इन तीनों में से कोई से दो वेक्टर्स उठाऊं तो उनके जरिए मैं तीसरे तक पहुंच सकता हूँ। ठीक है, यानी ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। वेल 2D स्पेस में तो एक वेक्टर दूसरे से लीनियर डिपेंडेंट कैसे होता है कि अगर एक वो आप किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें दूसरा आ जाए। ठीक है, सो 2D स्पेस में तो यूं होता है, मगर 3D स्पेस में आपने देखना हो कि तीन वेक्टर्स अगर आपके पास लेट से 3D स्पेस में लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने ये चेक करना है कि वो किसी एक प्लेन में है तो आप कैसे करेंगे, या प्लेन में इस ये चेक करना हो कि पूरी की पूरी 3D स्पेस को कवर कर रहे हैं या नहीं। तो अगर तो आपके पास कि कोई से दो वेक्टर्स अगर आप इनमें से देख लें, ठीक है, सो लेट से अगर मैं पहला और दूसरा सो आई हैट और जे हैट का ट्रांसफॉर्म वर्जन देखूं, तो मैं जो के हैट है वो किस तरह पहुंच सकता हूँ, यानी मैं ए प्लस बी करूँ, यानी मैं इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड कर दूं पहले दोनों को तो मैं तीसरे वेक्टर तक आ जाता हूँ। ठीक है, यानी सिंपल इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों को ऐड कर दूं तो तीसरा वेक्टर आ जाता है। इसका मतलब ये कि दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के जरिए मैं तीसरे तक पहुंच रहा हूँ। अच्छा, ये दूसरे मतलब ये हर कोई से दोनों में एक बात की जा सकती है। सो लेट्स से अगर मैं ये कहूँ कि पहला वेक्टर जो है अगर मैं इसको माइनस कर दूं, यानी थर्ड वेक्टर को सेकंड से माइनस कर दूं तो मेरे पास पहला आ सकता है, यानी मैं इन दोनों के जरिए पहले तक पहुंच सकता हूँ, यानी कोई से दो वेक्टर ले लूं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन तीसरे तक मुझे पहुंचा सकता है। सो इससे मुराद ये है कि मेरे पास जो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं वो दो ही हैं। ठीक है, और चूंकि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दो हैं या रैंक 2 है, तो इसका नतीजा ये है कि मेरे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, यानी मैंने अपने डाटा को इस तरह ट्रांसफॉर्म किया है कि सारे के सारे अगर घर जो थे जो कि लेट से 3 नंबर्स के जरिए अगर मैंने लेट से 100 घर थे मेरे पास, मैंने उनको 3 नंबर्स के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ था, यानी कि उस घर की प्राइस, उस घर का कवर्ड एरिया, उस घर के कितने कमरे हैं। तो मैं इस तरह की कोई रिप्रेजेंटेशन बना सकता हूँ जो कि उन 3 डायमेंशंस को 2D प्लेन में कोलैप्स कर दे, यानी मेरे पास इस तरह के एक्सेस हों जो कि मुझे ये कहें कि यार अब ये जो एक घर था जिसको मैंने 3 नंबर्स के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ था, अब मैं उस घर को 2 नंबर्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मैं कैसे चेक करूंगा, अगर तो वो उसका वो जो लेट से वो जो थी, अच्छा ये 2 घरों के जरिए हो रहा है या एक घर के जरिए हो रहा है, यानी कि वो डायमेंशन क्या आउटपुट की, ये तो ऑब्वियसली मुझे रैंक बताएगा, यानी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसका रैंक आपको ये बताएगा कि आपके पास लेट से अगर 100 घर थे तो आपने, अच्छा अभी तो एक 100 घरों से मुराद है कि एक घर इस तरह हो रहा है, यानी एक जो वेक्टर था वो एक घर है। ठीक है, मगर अगर 100 घर होंगे तो आपके पास यानी अगेन वो जो 3D स्पेस थी उसमें लेट से अगर 100 पॉइंट्स हैं स्कैटर हुए 3D स्पेस हैं, वो सारे के सारे एक 2D प्लेन पे लाई कर लेंगे। ठीक है, सो जिस तरह एक वेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है 100 वेक्टर भी उसी तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इससे मुराद ये है। तो अब अगर आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आपके पास इन सम सेंस, इसको हम मशीन लर्निंग के टर्म में डायमेंशनलिटी रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कि आपने इनपुट डाटा को की डायमेंशनलिटी को यानी उनके फीचर्स को कंप्रेस कर दिया। ठीक है, कितने में किया ये आपको वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका रैंक बताएगा। ठीक है, मगर बहरहाल डिटरमिनेंट आपको ये बताएगा कि आया
डायमेंशनलिटी रिड्यूस हुई भी है या नहीं, यानी अगर इनपुट 3 डायमेंशनल थी और आउटपुट आपके पास 2 डायमेंशनल आ रही है, तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी? आपको उस जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट बताएगा। नहीं, इसमें भी अगर आप देख लें तो ये सारी की सारी जो आउटपुट है वो एक ग्रे कलर का प्लेन है, इस पे लाई कर रही है। यानी आपके पास जितने भी पूरी की पूरी 3D स्पेस थी वो सारी की सारी कोलैप्स हो गई है ऑन टू अ 2D प्लेन। यानी मैं एक्स वाई जी की कोई भी एक पॉसिबल वैल्यू ले लूं तो मैं देखूंगा कि वो इस ग्रे कलर के जो प्लेन है उस पे लाई कर रही होगी, और वो इसलिए कि वो जो तीनों के तीनों बेसिस वेक्टर्स हैं वो उस प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये और वो यानी उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से अगर जो कॉलम्स हैं वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ये है कि डिटरमिनेंट जीरो है। अच्छा, अब अगेन इसमें भी ये सेम स्टोरी है कि डिटरमिनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव डिटरमिनेंट से मुराद ये कि आपके पास ओरिएंटेशन इन सम सेंस उलट गई है। सो इसका जो राइट हैंड रूल था वो ये कहलाता है कि अगर आप ये वाली फिंगर आई हैट है, ये वाली फिंगर मेरी जे हैट है और ऊपर वाली के हैट है, तो अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, यानी आई हैट का जो ट्रांसफॉर्म वर्जन है, जे हैट का जो ट्रांसफॉर्म वर्जन है और के हैट का जो ट्रांसफॉर्म वर्जन है, दोनों को अगर मैं राइट हैंड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो इसका मतलब ये कि ओरिएंटेशन वैसे की वैसे है। अदरवाइज ये कि अगर मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो लेट से आई हैट, मतलब जो ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ आई हैट, जे हैट और के हैट है, अगर मैं उनको इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, उसका मतलब ये कि ट्रांसफॉर्मेशन इन सम सेंस ओरिएंटेशन उलट गई, यानी आई हैट, जे हैट और के हैट की जो आपस के एंगल्स थे वो इन सम सेंस चेंज हो गए। सो इस केस में आपके पास डिटरमिनेंट नेगेटिव आएगा। हाँ, 90 के एंगल पे नहीं है, यानी आपस में जो उनके एंगल था, जो भी एंगल था, दो वेक्टर्स आपस में, लेट से अगर 2D की मैं बात करूं तो दो वेक्टर्स आपस में 45 डिग्री पे भी हो सकते हैं, बेसिस वेक्टर्स वो भी। यानी मैं दो वेक्टर्स के दरमियान लेट से अगर एंगल मेरे पास लेट से 45 है तो भी मैं पूरी की पूरी स्पेस कवर कर सकता हूँ। बस ये है कि जो दोनों अगर एक दूसरे के काउंटर क्लॉकवाइज था पहले, तो अब उसको क्लॉकवाइज नहीं आना चाहिए। यानी एंगल 90 होना लाजमी नहीं है, एंगल जो मर्जी हो, बस ये कि वो जो मतलब अगर तो मतलब एक दूसरे की काउंटर क्लॉकवाइज था तो अब उसको क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, या दूसरा अगर क्लॉकवाइज था तो अब उसको एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए, नहीं आपस में रिलेटिव ओरिएंटेशन नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं कि डिटरमिनेंट को कंप्यूट कैसे करना है। मगर कंप्यूटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ये समझ आ गया कि एरिया कैसे, मतलब डिटरमिनेंट क्या चीज बताता है, तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता हूँ डिटरमिनेंट को निकालने के लिए। और वो रिवर्स इंजीनियरिंग मैं कैसे करूंगा? लेट से मैं कहता हूँ कि अगर आप यूनिट इसका देखें तो इसका एरिया क्या आता है? वेल, यानी अगर आपके लेट सिंपल मैट्रिक्स है A0 और 0T, ठीक है। सो अब ये आपके पास आ ये रहा है कि ये तो A था, यानी जो ये ट्रांसफॉर्म यानी जो मैट्रिक्स है ये उसका आई हैट है, यानी ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ आई हैट जो कि है इस टाइम A0, और इसी तरह ये इसका ट्रांसफॉर्म वर्जन ऑफ जे हैट है जो कि है 0 और T। अगर आपने इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वेल सिंपल, A मल्टीप्लाई बाई D। ठीक है, सो इतनी बात तो समझ आती है कि AD शामिल होना चाहिए। ठीक है, माइनस BC क्यों है इसको मैं अभी बाद में आता हूँ, मगर एक AD की तो समझ आती है मुझे कि लेंथ ब्रेड्थ इज एरिया। तो अगर तो मैंने सिंपल सी मैट्रिक्स होगी कि जिसमें जो ट्रांसफॉर्म वर्जन है उसमें यहाँ पर और इधर जीरो, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में अगर B और C जीरो है तो उसका एरिया एटलीस्ट 80 होना चाहिए। ठीक है, तभी मैं ये कहूँगा कि इतने टाइम्स एरिया स्केल हो गया। ठीक है, यानी 3 टाइम्स इधर एक वेक्टर स्केल हुआ है, 2 टाइम्स दूसरा वेक्टर स्केल हुआ है, तो टोटल जो आपके पास एरिया वो 6 टाइम्स स्केल हुआ है। मगर अगर आपके पास लेट से, यानी अगर आपके पास दोनों के दोनों वो हैं, यानी अगर आपके पास B और C में से कोई एक जीरो नहीं है, तो तब आपके पास होगा क्या? वेल लेट से ये 0 0 था, ठीक है। सो आई हैट पहले ये था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो 1 स्क्वायर था वो आई हैट था। अब ये आई हैट आपके पास आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह जे हैट जो यहाँ से लेके यहाँ तक था, अब आपके पास जे हैट बेसिकली इधर चला गया। ठीक है, सो अगर आप आई हैट जमा जे हैट करें तो बेसिकली ये वाला जो येलोइश रीजन है आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का ये मतलब है। अब अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें तो इससे मुराद ये है कि आपने अगर इसका एरिया निकालना हो तो बेसिकली स्क्वायर का सारा एरिया
ठीक है, -1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 एरियाज को अगर मैं स्क्वायर से माइनस करूं तो ये येलोइश रीजन का एरिया आ जाता है। ठीक है, सो अब हम सिंपल सी यही करते हैं। अगर मैं ये देखूं, अच्छा ये स्क्वायर से क्या मुराद है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? वेल यहाँ से लेके यहाँ तक तो मुझे पता है कि ए है, इसलिए कि ये जो वेक्टर था इसका एक्स कंपोनेंट ए है। यहाँ अच्छा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बी है। अच्छा वो बी कैसे है? यानी मतलब इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी क्यों है? वेल बी अगर आप देखें तो ये वाला जे वेक्टर है जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक कंपोनेंट है बी, और ये है मतलब वाई कंपोनेंट है इसका डी। ठीक है, चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंपोनेंट है बेसिकली ये जो बी है उतना ही यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, यानी एक ही स्क्वायर पे ये फैला हुआ है। अच्छा और लाइकवाइज ए बी जिस तरह उसी तरह सी डी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस वेक्टर यानी जो ट्रांसफॉर्म वेक्टर है उसका जो वाई कंपोनेंट है वो है डी। और बिल्कुल इसी तरह ये जो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक है, अगर मैं इसको इधर से इधर तक ज्वाइन करूँ तो इसका जो यानी जो आई हैट है उसका जो वाई कंपोनेंट है वो है सी। ठीक है, सो सी इतना है, डी इतना है। सो अगर आप स्क्वायर का साइज देखें तो स्क्वायर का साइज कितना आएगा? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी, ये पूरे का पूरा स्क्वायर का साइज आएगा। सो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी। ठीक है, सो ये तो स्क्वायर का साइज आ गया। -1 2 3 4 5 6, यानी 6 टर्म्स माइनस करनी है हमने। मगर वो जो 6 टर्म्स है उनका एरिया कितना है? यानी एक उनमें से एक टर्म है AC/2, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली चूंकि सेम एरिया आ रहा है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय ऑल्टीट्यूड। ठीक है, सो इसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बन जाएगा। इसी तरह ये BC 2BC आ गया, और इसी तरह BD बेसिकली BD/2 BD/2, जो उसका भी इसको भी डबल करेंगे तो ये मतलब ये आपको जो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला था उसमें आप जो देखते थे वो एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला बनता था AD माइनस BC। मगर इसको मैं ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकता हूँ कि ये बेसिकली शो वही कर रहा है कि मेरे पास जो बेसिस वेक्टर्स आ रहे हैं AC और BD, यानी आई हैट की लोकेशंस और जे हैट की लोकेशंस, उन उनका जो स्पैन एरिया है ये वो है। ठीक है, तो एक तो मतलब इसको दोनों तरफ व्यू किया जा सकता है। ठीक है यानी ज्योमेट्रिकली साबित है। अच्छा क्विज नहीं है वैसे ही। इसमें एक अच्छी बात यह है कि यानी अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें आप, ठीक है, और उसके बाद उसकी यानी आपके लेट्स से आपके पास M2 और M1 दो ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, पहले ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि दो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का मतलब क्या होता है। यानी मैंने पहले M2 अप्लाई की और उसके बाद M1 अप्लाई की। सो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट एरिया पे, यानी M2 अप्लाई करने से पहले आई हैट और जे हैट का जो 1x1 का एरिया था, M2 और M1 अप्लाई करने के बाद उस एरिया में कितना फर्क पड़ा है? जितना भी फर्क पड़ेगा वो बराबर है कि अगर मैं पहले M2 का इफेक्ट देखूं एरिया पे और उसको मल्टीप्लाई कर दूं M1 के इफेक्ट से। ठीक है, यदि यूं समझे M2 मैंने पहले अप्लाई की, वो जो एरिया था लेट से वो 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं वो जो बेसिस वेक्टर था अगर मैं उस पे M1 अप्लाई करूंगा तो वो जो 3 गुना एरिया बढ़ा था लेट से अगर वो 2 गुना मजीद बढ़ जाता है, तो इससे मुराद ये कि ओरिजिनल के मुकाबले में ऑब्वियसली 6 गुना एरिया बढ़ गया। ठीक है, सो ये मतलब सिंपल सी ये स्टोरी है कि दो ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट ये होता है। तो अब ये मतलब ज्योमेट्रिकली बता रहा हूँ, मगर ये कि वो आपने लीनियर अलजेब्रा में शायद रट लिया हो कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डिटरमिनेंट इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मगर ये मतलब ज्योमेट्रिकली भी सेंस बनती है कि दो एरियाज को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा अब हम आ जाते हैं कि लाइक इस सारी स्टोरी का यूज एटलीस्ट किधर है इन सम सेंस। यानी अगर आपके पास इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसमें हम लीनियर सिस्टम और इक्वेशंस को देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह के, मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ। सो इससे क्या मुराद है? वेल लेट्स से कि आपके पास यानी वेरिएबल्स हैं उनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, यानी एक्स वाई जी आपके पास। वेल सेम स्टोरी है कि लेट्स से दो घर हैं, मतलब एक घर को मैंने इस तरह शो किया हुआ है एक्स वाई जी का। यानी मैं ये कहता हूँ भाई एक घर में मेरे पास एक्स में लेट्स से उस घर की प्राइस है
वाई से मुराद ये वाई को एक नंबर है, ये उस घर के कमरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जी जो है वो एक और नंबर है जो कि उस घर के कवर्ड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि एक घर के की प्राइस को मैं एस्टिमेट इस तरह कर सकता हूँ कि मैं अब ये रफली मतलब इसमें कि 6 गुना प्राइस आएगी उस वक्त के मैं उस घर के कमरों को 3 से मल्टीप्लाई करूँ उसके कवर्ड एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, और फिर अगर कोई इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन है उसमें से 7 माइनस करूँ, तो मेरे पास जो घर की प्राइस आएगी वो बेसिकली 6 गुना होगी, ठीक है। तो मैं इसको ये जो आपके पास इक्वेशंस हैं इसको रीड करने का ये मतलब होता है, ठीक है। ये तो घर के ऐसे एग्जाम्पल है, कोई भी आपके पास एक्स वाई जी वेरिएबल्स हैं, ये जो आपके पास लीनियर सिस्टम है ये आपके पास 3 कंस्ट्रेंट शो कर रहा है कि मैं मेरे पास जो घर की प्राइस थी वो एक तो इस तरह रिलेटेड है, दूसरी इस तरह रिलेटेड है कि अगर घर की प्राइस आएगी वो बेसिकली 2 गुना, जितने कमरे होंगे उनको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और जो कवर्ड एरिया उसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ, और उसके बाद बेसिकली उसको मैं माइनस माइनस समथिंग करूँ तो मेरे पास घर की प्राइस आ जाती है। ये इंतहाई लफ्ज़ एग्जांपल मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपके पास ये 3 इक्वेशन बेसिकली कंस्ट्रेंट बता रही हैं कि आपके जो वेरिएबल्स हैं ना वो आपस में कैसे रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो रिलेशनशिप है, यानी जो घरों के जो वेरिएबल्स हैं, यानी घर के जो एट्रीब्यूट्स हैं मेरे पास, ये फीचर्स जो हैं ये आपस में लीनियरली रिलेटेड हैं, ठीक है। और ये सेंस भी बनती है कि जैसे जैसे मैं घर का कवर्ट बढ़ाता हूँ वैसे वैसे जो प्राइस है घर की वो लीनियरली बढ़ती है, ठीक है। तो एआई का कोर्स पढ़ा होगा ना, वो तो मुझसे पढ़ा किसी और से पढ़ा? अच्छा, सो उसमें लीनियर रिग्रेशन पढ़ी होगी, ठीक है। सो वो लीनियर रिग्रेशन क्या थी, यानी वो दो वेरिएबल्स के दरमियान किसी लीनियर रिलेशनशिप को बताती थी, ठीक है। सो लेट्स से कवर्ड एरिया घर का, मैं उसमें अगर मैं उसको बढ़ाता जाऊं तो वो मेरे पास जो प्राइस है लेट्स से वो लीनियरली बढ़ती है, ठीक है। सो सेम स्टोरी है। अब मेरे पास जो लीनियर रिलेशनशिप है वो एक समझ लें कि सिंपल 2D में नहीं है बल्कि एक तीसरा वेरिएबल भी है, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो घर का कवर्ड एरिया है जी, और जो घर के कमरे हैं वो 3 तरीकों से रिलेटेड है प्राइस के साथ। पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, और तीसरा तरीका ये है, ठीक है। सो ये तो लीनियर रिलेशनशिप है अमंगस्ट वेरिएबल्स। मगर मेरे पास इस तरह की मतलब इस तरह की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी हो सकती है कि मैं कहता हूँ यार नहीं भाई, तुम वन एक्स को 2 मतलब प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई करो और घर को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका एक्सपोनेंशियल लो, फिर उसको 1 से माइनस करो, तो आपके पास तुम्हारे पास 1 आएगा, ठीक है। सो ये एक और किस्म की रिलेशनशिप है, यानी ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है वेरिएबल्स की, ठीक है। यानी मैंने जो अपने पास जो इनपुट के मतलब जो डाटा था उसके जो वेरिएबल्स थे उनको नॉन लीनियरली रिलेट किया हुआ है एक दूसरे के साथ, ठीक है। नॉन लीनियरली इस तरह के एक्सपोनेंशियल साइन एक्स वाई, सो ये एक्स स्क्वायर, सो ये सारी सारी टर्म्स जो ये नॉन लीनियर है, ठीक है। लीनियर सिर्फ उस वक्त होंगी जब मेरे मेरे पास इस तरह की कोई हो, मतलब इस तरह की कोई लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो कि मैं एक वेरिएबल को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, दूसरे को दूसरे स्केल से मल्टीप्लाई करूं, आप आपस में ऐड कर लो। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और जो एडिशन है ये मेरे पास लीनियर रिलेशनशिप बताती है, अदरवाइज ये कि मेरे पास वेरिएबल्स के दरमियान नॉन लीनियर रिलेशनशिप होती है। इनको मैं नहीं देख रहा, यानी मुझे अभी इससे गर्ज नहीं है कि नॉन लीनियर। तो अभी मेरी एजम्पशन ये कि जो आपके पास घर हैं वो आपस में इन सम सेंस लीनियरली आपस में रिलेटेड हैं वेरिएबल्स, ठीक है। अब अगर मैंने आपको ये 3 कंस्ट्रेंट्स बताए हैं कि भाई आपके घरों का ये मतलब घर की प्राइस, घर का कवर्ड एरिया और घर का जो कमरे थे उनके आपस में इन ये 3 तरह की रिलेशनशिप है, तो अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली कैसे देख सकता हूँ, मैं उस पर आने लगा हूँ। तो अब मैं करता ही हूँ कि ये जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जो कि मेरे डाटा के को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं उसको इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो मैं कैसे लिखता हूँ? वेल वो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर आपके पास मैं यूँ कहूँ कि भाई जो ये एक सो ये लेट्स से मेरे पास एक ही घर है, सो एक्स वाई जी की कोई ना कोई पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, यानी एक घर का जो डाटा है वो एक्स वाई जी में मैंने इनकैप्सुलेट किया हुआ है। और ये बेसिकली 3 तरह की रिलेशनशिप है जो कि एक्स वाई जी की डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं, यानी एक घर को 3 तरीके से मैं रिलेट कर रहा हूँ। इसी तरह जो दूसरा घर होगा वो भी इन्हीं तीनों तरीकों से रिलेटेड है, ठीक है। यानी दूसरे घर के जो मेरे पास होगा उसका बेसिकली डिफरेंट एक्स डिफरेंट वाई डिफरेंट जी होगा, मगर रिलेशनशिप सेम है। यानी तमाम के तमाम जो घर हैं ये रिलेशनशिप उनमें से हर एक घर पे अप्लाई होती है,
ठीक है, यानी एक्स वाई जी की एक पॉसिबल पेयर के लिए ये रिलेशनशिप है। अच्छा, अब मैं इसको देख कैसे सकता हूँ? मैं इसको ये कह सकता हूँ कि यार ठीक है, जो मैंने रिलेशनशिप डिफाइन किया है ना, अब इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन इस तरह है कि मैं कोई भी एक घर लूँ, उसकी एक प्रॉपर्टीज लूँ, मैं उनको इससे मल्टीप्लाई करूँ एक मैट्रिक्स ए से, तो मेरे पास उन वेरिएबल्स का ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन आ जाता है। यानी मैंने एक घर के एक्स वाई जी ले लिए, उसको एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास एक्स ट्रांसफॉर्म होके 3 में -3 में चला गया, वाई ट्रांसफॉर्म होके 0 में चला गया, जी ट्रांसफॉर्म होके 2 में चला गया। व्हाटएवर दैट एक्स वाई जी इज, मुझे इससे गर्ज नहीं है। यानी आपको तो इसमें इंटरेस्ट होगा कि एक्स वाई जी, यानी मैं क्या बात करूं कि घर के जो कमरे थे, अगर वो पहले एक्स थे, तो अब -3 कमरों से क्या मुराद है। मगर ये कि ये सिर्फ घरों के लिए नहीं, ये एक जेनेरिकल एग्जांपल है, जो कि किसी भी आपके पास किसी भी किस्म का डाटा हो, उसको उसके जो वेरिएबल्स हैं, मोर स्पेसिफिकली वेरिएबल जो एक्स वेक्टर है, ठीक है, यानी तमाम के तमाम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स को एक दूसरे ट्रांसफॉर्म्ड एट्रीब्यूट से रिलेट कर रहा है यूजिंग सम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए। ठीक है। अच्छा, ठीक है। सो इसको मैं ज्योमेट्री, यानी ये तो आप अब मतलब मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट, यानी सॉलिड मैथमेटिकल इसमें ना सोचें इसको, आप ये इस तरह सोचें कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मैंने एक घर को ट्रांसफॉर्म कर दिया दूसरे घर में यूजिंग सम रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप तमाम घरों के लिए कांस्टेंट है। यानी मैं जो मर्जी घर ले लूं, उसको मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसका ट्रांसफॉर्म वर्जन आता है, और वो ट्रांसफॉर्म वर्जन एक ही तरीके कार पे आता है। यानी वो एक ही मैट्रिक्स से मैं एक घर को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इनटू सम अदर घर। अच्छा, और ये चीज अब आपको यू नो मतलब मानूस लगती हो, मानूस इसलिए लगती होगी कि अभी हम देखते भी हैं, यानी पिछले लेक्चर में देखा भी है कि मैंने किसी भी एक वेक्टर को किसी भी एक मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। ठीक है, और इसका मतलब ये है, यानी जो मैंने मैट्रिक्स लिखी थी, इसका मतलब ये है कि मेरे पास मुझे एक इस तरह का वेक्टर चाहिए, यानी इसका मतलब ये कि मुझे एक इस तरह का वेक्टर एक्स चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता। ठीक है, मगर मुझे इतना पता है कि अगर मैं उस पर एक ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं, तो जो दूसरा वेक्टर आ जाए, वो दूसरा वेक्टर मुझे पता ही नहीं। मुझे ये पता है कि -3 0 2 है, और मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि भाई मुझे लेट्स से उस घर की कीमत, घर के कमरे और घर की प्राइस बताओ। इस तरह कि जब मैं ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इस घर के वेक्टर पे अप्लाई करूं, तो मेरे पास ये मतलब नया घर आ जाए। ठीक है, तो अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये, अब हम ये तो वैसे हो गए। अब ये कि मेरे पास अगर मतलब मैं चाहता ही हूँ कि मैं एक मैट्रिक्स दूं, जो कि मुझे एक्स चाहिए, और इस तरह हो कि वो एक्स को मैं जब वो मैट्रिक्स ए अप्लाई करूं, तो वी पे ट्रांसफॉर्म हो जाए। अच्छा, अब मुझे मजे की बात ये, मुझे ये पता है कि वी क्या है। वी तो मुझे एक्स नहीं पता क्या है। यानी मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्स पे अप्लाई की, तो मेरे पास वी तो आ गया, तो वी मुझे पता है, मुझे ए पता है, मगर मुझे एक्स नहीं पता। ठीक है, सो मैंने करना है कि मैंने उलट चलना है। यानी अभी तो मैंने ए बताई भी, और मैंने आपको ये बताया है कि ए से मैं वी आ जाता है, और वी और ए मुझे पता है, मगर मुझे तो एक्स चाहिए। ठीक है, सो मैं वो एक्स कैसे चलाऊंगा, मतलब मुझे एक्स कैसे पता चलेगा? तो अब है, सॉरी मैंने सुनी नहीं बात। हाँ, यानी मेरे पास स्टोरी है कि मुझे यानी एक्स अननोन है, मगर वी और ए नोन है। या यूं कहें कि मुझे ये पता है कि अगर यानी लेट्स से मेरे पास वेक्टर एक्स है, उसकी कोई भी एक लोकेशन है, वो मुझे चाहिए, मगर वो लोकेशन इस तरह की हो कि जब मैं उसको ए से मल्टीप्लाई करूँ, यानी तो मेरे पास जो नया वेक्टर आ जाए, वो ये वाला वी है, और उस वी की लोकेशन मुझे पता है। ठीक है, सो अब हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है, यानी मैंने सारी की सारी जो प्रॉब्लम थी, उसको इन टर्म्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को बताया। हाँ, होगी तो यही, मगर हाँ, इसकी वो एक्सप्लेनेशन इस तरह की होगी, यानी वो ए इनवर्स होगी, उसकी प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टीज में भी मैं बता रहा हूँ कि वो लाइक ये इनवर्स क्यों है। ठीक है, ये इस बात पे वो है। अच्छा, सो लेट्स से आपके पास इस तरह का एक 2D केस है, सिंपल सा। ठीक है,
सो मैं वो वेक्टर चाहता हूँ, यानी वो घर की एट्रीब्यूट्स चाहता हूँ कि जिनको मैं ट्रांसफॉर्म करूँ यूजिंग ए, तो मेरे पास वी आ जाए। अच्छा, एक मसला ये कि ए इस तरह की भी हो सकती है जो कि 2D को 1D में कोलैप्स कर दे, मगर अभी फिलहाल हम उस पे नहीं जाते, अभी हम आसान केस देखते हैं। लेट्स से मेरे पास इस तरह की कोई केस नहीं है कि जिसमें जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, यानी इस तरह का कोई केस नहीं। मेरे पास इस तरह के केस है कि जिसमें डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, यानी मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए इस तरह की है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से 3 0 और 0 1, ठीक है, यानी जिसमें डिटरमिनेंट 0 नहीं है, यानी कोई ना कोई एरिया उसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सो लेट्स से हमने ये फिक्स कर लिया कि मेरे पास डायमेंशनैलिटी रिड्यूस नहीं हो रही। अब ये तो मतलब सिर्फ फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, कि मैं x को अगर a से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास v आ जाए। मगर मैं चाहता हूं उल्टा केस, यानी लेट्स से अगर आपके पास इस तरह की कोई है जिसके 3 0 और 1 2 लेट्स से कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जो a इनवर्स होगी ना, यानी वो जो लेट्स से इस तरह की मतलब आपके पास i हैट और j हैट थे, आपने किया ये कि वो आई हैट और जे हैट को लेट से इस ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यानी 3 0 1 2, और 3 0 से मुराद ये कि ये वाला कोऑर्डिनेट और 1 2 से मुराद ये कि ये वाला कोऑर्डिनेट। जब आपने ये किया तो आपके पास देखा ये कि मतलब आई हैट इधर पहुंच गया और जे हैट उधर पहुंच गया। अब मैंने जो इनवर्स फाइंड करना है वो इस तरह का फाइंड करना है कि मैं जब उस इनवर्स को इधर अप्लाई करूं ना, तो मेरे पास वापस आई हैट और जे हैट आ जाए, यानी मैं वो इनवर्स इस तरह का हो कि मैं जब इसको इस पे अप्लाई करूं तो मेरे पास वापस आई हैट और जे हैट वेक्टर्स आ जाएं, ठीक है। यानी ये इनवर्स की मतलब प्रॉपर्टी है कि जिससे मतलब मुझे इनवर्स इस तरह का होना चाहिए कि जब मैं उसकी फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को आई हैट, सो लेट्स अगर काउंटर क्लॉकवाइज है तो मेरे पास इनवर्स इस तरह का होना चाहिए कि जब मैं उसको अप्लाई करूं यानी ट्रांसफॉर्म वर्जन पे, तो वो वापस मुझे आई हैट और जे हैट ले आए। और वापस आई जे हैट लाने से क्या मुराद है कि मेरे पास लेट्स से अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन है इस तरह की जिसको मैं कहता हूँ शेयर, ठीक है, लेट्स से 1 0, यानी ये 1 0 और ये है 1 1, तो अब आपके पास रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की होनी चाहिए कि जब मैं इसको अप्लाई करूं इस पे, तो ये मुझे वापस लेके आ जाए आई हैट और जे हैट पे। और आई हैट जे हैट से क्या मुराद है? आई हैट जे हैट से मुराद ये कि 1 0 0 1। तो इसका ये मतलब है ज्योमेट्रिकली कि अगर मैं ए अप्लाई करूं, अभी मैंने ए अप्लाई कर दिया, और फिर मैं माइनस ए अप्लाई करूं, तो मेरे पास वापस बेसिस वेक्टर्स आ जाए, ठीक है। सो बेसिस वेक्टर्स आने से क्या मुराद है, यानी आउटपुट में मेरे पास 1 0 और 0 1 आए, ठीक है। यानी बेसिस वेक्टर से मुराद ये है कि अगर मैं इसको अप्लाई करूं, यानी ए ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, माइनस वापस लेके गया, तो मेरे पास इधर 1 0 0 1 यानी बेसिस वेक्टर्स आने चाहिए, ठीक है। यानी आई हैट और जे हैट आना चाहिए, ठीक है। सो ये मतलब इनवर्स की प्रॉपर्टी ये है कि आप फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, उसके बाद यानी इस फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यानी ए अप्लाई करने के बाद अगर आप वापस जाएं, तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है कि जिसके बेसिस वेक्टर्स 1 0 0 1 पे होते हैं, ठीक है। यानी मैं आपको फिगरेटिवली यानी ज्योमेट्रिकली घुमा रहा हूँ, मगर घुमाने का घुमाने की अच्छी बात यह कि आपको इससे पता चल जाता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, वो एक्चुअल में मेरे बेसिस वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है जी, सो ये तो हो गया अगर मेरे पास यानी मतलब ए इनवर्स वी का मतलब क्या है, ठीक है। यानी ए इनवर्स वी का मतलब ये है कि यानी एक्स इस तरह आएगा कि मैं अगर रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं अपनी जो आउटपुट वेक्टर है वी उस पे, यानी मेरे पास जो ये आउटपुट वेक्टर वी था, यानी कोई भी एक आउटपुट वेक्टर वी था, मैं उस पर अगर रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं तो मेरे पास इस घर के सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अच्छा, यार मैं टाइम से तो ऊपर नहीं चला गया कहीं? अच्छा चलिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। सो किसी का कोई सवाल?